Hello everyone, welcome to Olive My name is Pratik Taldar and in this video we are going to discuss about the NPCI new rule for UPI auto acceptance. So if you want to download the PDFs, you can download from our Olive application and you can also start solving the previous year questions. Before discussing the circular, I would like to discuss an amazing thing with you, how UPI works, right? तो ये बेसिक आना बहुत ज़रूरी है पहले सर्कुलर को समझने से पहले, ऐसा मुझे लगता है. सो UPI stands for यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. इट्स अ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम. वी ऑल नो दैट, हम रोज ही इसको यूज करते हैं. इट इज डेवलप्ड बाय NPCI. तो NPCI ने इसको डेवलप किया है एंड इट अलाउज पीपल टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली यूजिंग द मोबाइल फोन्स. ये सब हम लोग जानते हैं. अभी क्या क्या एंटिटीज यूपीआई ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं. बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज आना आपको जरूरी है बिफोर रीडिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज. तो सबसे पहले तो एक पेयर होता है. वो क्या कर रहा है, पेई को पैसे दे रहा है और किसके थ्रू दे रहा है, मान लो गूगल पे के थ्रू दे रहा है. बेसिकली ये यूपीआई ऐप हो गई. अब पेयर के अकाउंट से, मान लो पेयर का अकाउंट है HDFC बैंक में, वहां से पैसा कटेगा और पेई के बैंक में चला जाएगा SBI बैंक में. तो ये जीपे फैसिलिटेट करवाने वाला है. सही है, ये जीपे फैसिलिटेट करवाने वाला है. तो यहाँ पे कितनी पार्टीज हो गई वो देख लेते हैं. दो तो बैंक्स आ गए, फिर एक पेयर आ गया, एक पेई आ गया और एक यूपीआई का जीपे आ गया. पेयर मतलब सेंडर हु इनिशिएट्स द पेमेंट यूजिंग द यूपीआई ऐप. जो पे कर रहा है वो पेयर हो जाएगा, ठीक है. जो रिसीव कर रहा है वो पेई हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, पेई हो जाएगा. रिसीवर पेई होता है. फिर हमारे दो बैंक आ गए यहाँ पे, राइट. तो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गए इस केस में, गूगल पे हो गए. सो PSPs आर बेसिकली बैंक्स और ईदर द थर्ड पार्टी ऐप. सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल थर्ड पार्टी ऐप हो गई, गूगल पे एप्लीकेशन हो गई. सही है. बेसिकली दे एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन द यूपीआई सिस्टम एंड द बैंक्स. एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो. अब दो बैंक हो गए, एक रेमिटर बैंक हो गया और एक बेनिफिशियरी बैंक हो गया. रेमिटर बैंक हमारे एग्जाम्पल के अंदर HDFC बैंक हो गया और बेनिफिशियरी बैंक कौन सा हो गया, SBI बैंक हो गया. बेसिकली जो मनी भेज रहा है दैट इज रेमिटर बैंक, जिसको मनी मिलने वाला है जो बेनिफिशियरी है वो SBI बैंक है. सही है. रेमिटर बैंक द बैंक फ्रॉम विच मनी इज बीइंग सेंट एंड द बेनिफिशियरी बैंक इज द बैंक दैट रिसीव्स द मनी. सीधी सी बात है, पेयर जो है वो पेई को पैसे भेज रहा है. जो बैंक है HDFC बैंक, इसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटर बैंक, जो रेमिट कर रहा है. और SBI बैंक को हम क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी बैंक. सही है. ये पूरा यूपीआई का चैनल होता है. और NPCI जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी है. बेसिकली इन्हीं ने, ये सेंट्रल अथॉरिटी है जिन्होंने यूपीआई को निकाला था. एंड दे प्रोसेस एंड रूट्स द यूपीआई ट्रांजेक्शन. बेसिकली ये यहाँ पे एक रेगुलेटर का काम कर रहे हैं, राइट. अंडरस्टैंडिंग द न्यू यूपीआई रूल्स फॉर चार्जबैक्स. अभी चार्जबैक करके एक और टर्मिनोलॉजी आ गई. इसके लिए यूपीआई का नया रूल निकाला गया चार्जबैक के ऊपर. अभी समझना जरूरी है कि पहले चार्जबैक क्या होता है ना, चार्जबैक क्या होता है. तो जल्दी समझेंगे हम. NPCI ने क्या किया, ये नए रूल्स निकाले हैं फॉर चार्जबैक्स इन द यूपीआई ट्रांजेक्शन. और ये कब से होंगे, 15 फरवरी से इफेक्टिव हो चुके हैं. दिस रूल एम्स टू सिंप्लीफाई द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस. सर डिस्प्यूट कहां से आ गया, देखो आता है, कितनी बार आप लोगों के साथ भी आया होगा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते टाइम, है ना. पहले समझते हैं चार्जबैक क्या होता है. डिस्प्यूट अपने आप समझ में आ जाएगा, पहले समझते हैं चार्जबैक क्या होता है. रिवर्सल ऑफ अ कंप्लीटेड यूपीआई ट्रांजेक्शन. एक यूपीआई ट्रांजेक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, हम चाहते हैं वो रिवर्स हो जाए, राइट. यहां पे पेयर ने पेई को कुछ अमाउंट सेंड किया है, मान लो 10,000 रुपीज सेंड कर दिए हैं. हम चाहते हैं कि इसका रिवर्सल हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, चार्जबैक बोलते हैं. सर रिवर्सल क्यों हो रहा है, देखो यार कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई फ्रॉड का केस हो सकता है, या फिर कोई टेक्निकल एरर भी हो सकती है जिससे पैसे वहां पे चले गए. सो इट अलाउज द कस्टमर दैट इज द पेयर टू गेट देयर मनी बैक इफ अ प्रॉब्लम परसिस्ट. तो यहां पे पेयर को वापस पैसा कैसे मिल जाएगा, चार्जबैक के जरिए मिल जाएगा.
इसी को चार्जबैक बोलते हैं। जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है यार उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि या तो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है या ये फ्रॉड का केस है या फिर कोई टेक्निकल इशू है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक फोन बाय करने गए, राइट, मिस्टर ए एक फोन बाय करने गए, तो इनको फोन मिलेगा तो ये पैसे देंगे साथ में, सही है, सेलर को, पेई को, पेई बोल सकते हो, सेलर बोल सकते हो, मर्चेंट बोल सकते हो, मिस्टर ए को आप बायर बोल सकते हो, पेयर बोल सकते हो। अब फोन तो इनको मिला नहीं पर इनने पैसे दे दिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, फोन इनने एडवांस में पैसे दे दिए, फिर फोन वाला डिलीवरी नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है सर आगे से आ ही नहीं रहा है आपका वाला मॉडल। ऐसे केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, चार्जबैक इनिशिएट करोगे। मिस्टर ए क्या करेंगे, चार्जबैक इनिशिएट करेंगे। एक और केस देख लेते हैं। गलती से आपने उनको 2 बार पे कर दिया, ऐसा तो बहुत बार हुआ है, राइट, गलती से 2 बार पैसे कट जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में, आपने 2 बार पे कर दिया यूपीआई से गलती से, एक्सीडेंटली। तो ऐसे केस में आप चाहोगे कि जो दूसरी बार पेमेंट चला गया है उसको रिवर्स कर दो, उसका चार्जबैक मिल जाए। या फिर आपका यूपीआई अकाउंट ही हैक हो चुका है, ऐसे केस में आपके फोन से मनी ट्रांसफर हुआ है, आपके बैंक से यूपीआई पेमेंट्स हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, उनके भी चार्जबैक आप यहाँ क्या कर सकते हो, रेस कर सकते हो। सही है। पहले चार्जबैक का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था, ये एक मैनुअल प्रोसेस होता था, उस वजह से क्या होता था, डिले होता था और बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी होते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये नया यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है एनपीसीआई ने। देखो क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। एक तो जो पहला हमारा बैंक है, रेमिटेंस बैंक है, इसको आर लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, ठीक है, इसने चार्जबैक इनिशिएट कर दिया। किसको किया होगा, ऑब्वियसली दूसरे वाले बेनिफिशियरी बैंक को किया होगा। अब पता पड़ा इनने तो चार्जबैक इनिशिएट कर दिया पर बेनिफिशियरी बैंक ऑलरेडी रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर चुका था, तो यहाँ पे डबल डबल हो गया ना। तो पहले चार्जबैक जो आपने किया उसको कैंसिल करो क्योंकि वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट रेज कर चुका था। तो ऐसे काफी सारे कंफ्यूजन होते थे और इन वजह से क्या होता था, डिले हो जाता था। सामने वाले बैंक को पता ही नहीं होता था कि आप चार्जबैक रेज कर रहे हो, या आपको नहीं पता है कि वो ऑलरेडी रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर चुका है, मर्चेंट ने उसको बोला है कि भाई 2 बार पेमेंट आ गया है, एक बार उनको वापस कर दो। ऐसे बहुत सारे केस होते थे और इनकी वजह से बैंक्स पे पेनल्टीज भी लगती थी, राइट, इनको फीस भी इनकर करनी पड़ती थी और काफी सारा टाइम भी सबका खराब होता था। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज आई है, राइट। सो क्या प्रॉब्लम थी बिफोर दिस न्यू रूल, चार्जबैक कुड बी इनिशिएटेड टू अर्ली, T+0 days, sometimes before the bank have enough time to verify and respond। अरे सामने वाले बैंक को वेरीफाई तो करने दो, रिस्पॉन्ड तो करने दो कि 2 बार पैसा आ गया है। इसकी वजह से क्या होता था, रेजोल्यूशन के अंदर डिस्प्यूट्स आते थे और कंफ्यूजन आता था बैंक्स में, कस्टमर में कि यार तुमने रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर दी क्या, हम चार्जबैक रिक्वेस्ट रेज कर दें क्या, कितनी बार 2 बार रिक्वेस्ट रेज हो जाती थी। ऑटोमेटिक क्लोजर ऑफ चार्जबैक ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्स या फिर अननेसेसरी पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय दी आरबीआई ऑन दी बैंक्स, ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ये पेन पॉइंट्स थे। इस वजह से क्या किया, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को लेके आए। सही है। तो क्या चेंज हो गया है फ्रॉम 15 फरवरी 2025, एक नया एनपीसीआई ने रूल दे दिया है कि चार्जबैक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट वेदर द बैंक हैज इनिशिएटेड अ रिफंड। रिफंड को क्या बोलते हैं, RET बोलते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट बोलते हैं। सही है। तो सामने वाले बैंक ने हो सकता है RET ऑलरेडी रेज कर दिया और रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर दी, फिर क्यों तुम चार्जबैक कर रहे हो। सही है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिक एक्सेप्ट रिजेक्ट मेथड लेके आए, मैनुअल को हटा दिया। तो यहां ऑटोमेशन कर दिया गया, द सिस्टम विल नाउ अलाउ ऑटोमेटिकली चेक इफ द बेनिफिशियरी बैंक, सामने वाला बैंक, सेलर का बैंक, राइट, हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड अ रिफंड बिफोर प्रोसेसिंग अ चार्जबैक। अरे भाई तुम चार्जबैक क्यों प्रोसेस कर रहे हो, उसने ऑलरेडी रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर दिए, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सही है। ये ऑटोमेट कर दिया गया। No more manual delays if the bank has already started processing the refund। अगर बैंक ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है रिफंड करना तो यहाँ पे कोई मैनुअल डिले नहीं होगा, चार्जबैक रिक्वेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। अब समझना, मिस्टर ए का जो बैंक था HDFC, वो चार्जबैक रिक्वेस्ट रेज कर रहा है, SBI बोल रहा है भाई मैं पहले ही रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर चुका हूं, RET रेज कर चुका हूं। ऐसे केस में चार्जबैक ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, मैनुअल इंटरवेंशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। पहले मैनुअल इंटरवेंशन की नीड पड़ती थी, इसीलिए तो डिले होता था। सही है, उस चीज को हटा दिया गया।
फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऐसे की केस की वजह से क्या होने लग गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जल्दी होने लग गए. इफ द बैंक हैज नॉट प्रोसेस द रिफंड द चार्ज बैक विल बी एक्सेप्टेड इमीडिएटली. अब मान लो बैंक ने, SBI बैंक ने रिफंड रिक्वेस्ट नहीं इनिशिएट कर रखी है टिल डे अभी तक, तो ऐसे केस में चार्ज बैक जो है आपका वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज बैक इमीडिएटली लग जाएगा. तो आपका टाइम बच गया मैनुअल प्रोसेस से, राइट. सब अपने आप होने लग गया, ऑटोमेट होने लग गया यहाँ पे. सो यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने. इफ यू पे 5,000 टू एन ऑनलाइन स्टोर बट द ऑर्डर फेल्स. अब पैसे तो कट गए पर ऑर्डर फेल हो गया, है ना. आपने कुछ टिकट बुक करवाई पर पैसे कट गए पर टिकट नहीं आई आपके पास. तो ऐसे केस में क्या होगा, आप चार्ज बैक रिक्वेस्ट करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि क्या मर्चेंट ने ऑलरेडी रिफंड अमाउंट करना इनिशिएट कर दिया है. समझना बात को, देखो मिस्टर ए को एक मूवी देखने जानी थी PVR में, तो मिस्टर ए ने क्या किया, 500 रुपये का पेमेंट कर दिया. ठीक है, रिक्लाइनर में बैठेंगे सर, 500 रुपये का पेमेंट कर दिया. ये मूवी टिकट आई ही नहीं, ट्रांजैक्शन बीच में ही कुछ इशू हो गया, एरर की वजह से नहीं आई मूवी टिकट. अब मिस्टर ए बहुत गुस्सा हो रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, चार्ज बैक रेस करो. क्या करो, चार्ज बैक रिक्वेस्ट करो, पैसा वापस दो, मेरा 500 रुपये मुझे वापस दो. सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा क्या PVR के बैंक ने रिफंड रिक्वेस्ट रेज कर दिए. अगर कर दिए तो फिर तुम्हारा चार्ज बैक पड़े रहने दो. ठीक है, ऑलरेडी रिफंड रिक्वेस्ट यहाँ पे हो चुकी है, तुम्हारा चार्ज बैक क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. ओके, सो इफ योर रिफंड रिक्वेस्ट हैज बीन रेज देन चार्ज बैक विल ऑटोमेटिकली बी रिजेक्टेड, क्योंकि रिफंड तो हो ही रहा है. इफ नॉट, अगर रिफंड रिक्वेस्ट नहीं रेज करी है SBI बैंक ने, PVR के बैंक ने, ऐसे केस में आपका चार्ज बैक अप्रूव हो जाएगा और आपको आपका पैसा जल्दी मिल जाएगा. तो यहाँ ऑटोमेटिक रिजेक्शन, ऑटोमेटिक अप्रूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका पैसा जल्दी आ रहा है. सही है, इस सिस्टम की वजह से जल्दी रिफंड आएगा, कम डिस्प्यूट होंगे और कंफ्यूजन भी लेस क्रिएट होने वाला है. यही ये न्यूज़ थी. अब क्योंकि यहाँ पे UPI की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट. पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट जो होती है वो RBI क्या करता है, साल में 2 बार निकालता है. ट्वाइस अ ईयर रिलीज होती है, पब्लिश होती है. आखिरी वाली रिपोर्ट आपकी दिसंबर 2024 की थी, जो जनवरी 2025 के अंदर रिलीज हुई. हमने इसको बहुत डिटेल में यूट्यूब पे कवर भी कर रखी है, आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. वहां पे हमने देखा कि डिजिटल पेमेंट इंडिया का बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम से इंक्रीज हो रहा है और वैल्यू से भी इंक्रीज हो रहा है. UPI इंटरफेस वहां पे लीड कर रहा है. 74% प्लस का CAGR देखा गया है यहाँ पे, और वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीज देखा गया है. सही है. द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हैज मोर देन डबल्ड इन द लास्ट 5 years. पिछले 5 साल में क्रेडिट कार्ड्स डबल हो चुके हैं. और इंडिया ने प्रोजेक्ट नेक्सस एक इनिशिएटिव है बेसिकली टू लिंक द डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम विद अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज को भी यहाँ पे इंडिया हेल्प कर रहा है. तो इंडिया ने अपना UPI वाला जो सिस्टम है, QR कोड्स वाला, वो इट इज़ नाउ अवेलेबल फॉर टू मर्चेंट्स इन भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल एंड सो मेनी कंट्रीज, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है UPI की. और ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है. अभी डिजिटल पेमेंट कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया में, उसको निकालने के लिए कोई एक मीटर होना चाहिए ना. जैसे इन्फ्लेशन को निकालने के लिए क्या होता है, CPI होता है, WPI होता है. उसी तरह से अगर हमको डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देखना है, राइट, हमको देखना है डिजिटल पेमेंट की क्या ग्रोथ हो रही है, तो हम DPI देख सकते हैं, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देख सकते हैं. तो ये लेटेस्ट हमारे पास फिगर कब का है, सितंबर 2024 का है. आप देख सकते हो ये 465.33 चल रहा है. मार्च में 445 चल रहा था, तो वहाँ से इंक्रीज होके अभी सितंबर के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज आ गया है. और ये इंक्रीज ड्रिवन है ड्यू टू growth in the payment infrastructure and performance in the country, right. अभी का लेटेस्ट डेटा आना बाकी है, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्च और सितंबर के अंदर ही पब्लिश होता है. तो मार्च का डेटा तो अब आएगा ना, मार्च 2025 का डेटा तो अभी एक बार खत्म तो होने दो, उसके बाद आएगा, जरूर आएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसके बाद पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट के अंदर हमने ब्रेकअप भी देखा था. ठीक है, ये ब्रेकअप बेसिकली वॉल्यूम का है डिजिटल पेमेंट के अंदर, कि कितना उसका शेयर है. तो आप देख सकते हो UPI का कितना मेजर मार्केट शेयर है एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स, राइट. ये जो ऑरेंजिश कलर से जो आपको दिख रहा है, ये UPI का
बड़ा शेयर है, पर अगर हम वैल्यू के अंदर देखें तो वहाँ पे आरटीजीएस आ जाता है लीड करने। यूपीआई का काफ़ी छोटा शेयर है, ऑब्वियसली स्मॉल टिकट साइज होती है ट्रांजेक्शन्स की, और आरटीजीएस का आप जानते हैं बड़ी टिकट साइज होती है, राइट। 2 लाख के ऊपर के अमाउंट ही आरटीजीएस के अंदर प्रोसेस होते हैं, राइट। और हम यहाँ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ यूपीआई एंड अदर डिजिटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ओवर द ईयर। तो आप देख सकते हो अदर का और यूपीआई का यहाँ पे कितना ज़बरदस्त इंक्रीज आ रहा है, राइट। यूपीआई काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ पे लीड करे जा रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी फैल रही है, और इसलिए हम बोलते हैं यूपीआई हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर गेम चेंजर भी रहा है, सही है। और अगर आपको पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल में देखना है तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी कुछ फटाफट से एमसीक्यूज सॉल्व करने चलते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। बेसिकली वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स जो अभी हमने डिस्कस करी, उसको एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में भी डिस्कस कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि हाथों हाथ में आपको उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाता चलूँ। So let's start. Which entity is responsible for processing and routing UPI transactions in India? बहुत ही सिंपल MCQ, ये तो देखो सबको आना चाहिए, and everyone should reply in the comment section this particular question के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन, राइट। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। इन अ यूपीआई ट्रांजेक्शन विच बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग अ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंडर। तो जो सेंडर थे वो इनिशिएट कर रहे हैं पेमेंट सेलर को फॉर मोबाइल फोन और फॉर एनी काइंड ऑफ मूवी टिकट, राइट। तो ये जो पे कर रहे हैं बैंक से, राइट, तो ये कौन सा बैंक था? HDFC बैंक था। उस HDFC बैंक को हम कौन सा बैंक बोल रहे थे बेसिकली? इज इट बेनिफिशियरी, रेमिटर, RBI क्लियरिंग बैंक, NPCI सेंट्रल बैंक, UPI गेटवे बैंक? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या लगता है आप लोगों को? हम HDFC बैंक को वहां पे क्या बोल रहे थे? सो यहाँ पे तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, होना भी चाहिए तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ये होना चाहिए कि ठीक है, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि बेनिफिशियरी होगा या रेमिटर होगा, तो ऑब्वियसली यार रेमिट कर रहा है ना, देखो पैसा, ये तो पैसा भेज रहा है, तो बेनिफिशियरी कैसे होगा? जो सेलर का बैंक था SBI है, वो बेनिफिशियरी होने वाला है, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? रेमिटर बैंक। HDFC बैंक क्या है हमारा? रेमिटर बैंक है यहाँ पे। अंडर द न्यू UPI चार्जबैक रूल्स, हाउ विल द चार्जबैक बी हैंडल्ड नाउ? चार्जबैक को कैसे हैंडल किया जाएगा आपसे? क्या लगता है आप लोगों को? प्लीज रीड द ऑप्शंस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्जबैक्स विल बी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द रिफंड स्टेटस। व्हाट इज द रोल ऑफ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन द यूपीआई ट्रांजेक्शन? PSP का क्या रोल रहता है यहाँ पे? तो हमारे एग्जाम्पल में PSP क्या थे? गूगल पे थे, राइट। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? What should be the correct answer here? यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स यूपीआई इंटरफेस फॉर यूजर्स एंड कनेक्ट देम टू बैंक्स, राइट। तो गूगल पे यहाँ क्या कर रहा था? यूपीआई इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा था और उनको बैंक से कनेक्ट करवा रहा था। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू चार्जबैक रूल इन यूपीआई ट्रांजेक्शन? न्यू चार्जबैक रूल को क्यों लेके आए यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के अंदर? इज इट टू एलिमिनेट द मैनुअल एरर्स,
एंड रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम, या फिर टू प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी टू रिक्वायर कस्टमर टू सबमिट मोर डॉक्यूमेंटेशन फॉर चार्जबैक्स, ऑप्शन डी allow only high value transactions to be reversed, and option E to increase RBI's regulatory intervention in the UPI dispute. बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन क्वेश्चन। क्या ऑब्जेक्टिव था? बेसिकली चार्जबैक्स लाने का, इस पर्टिकुलर न्यूज को लाने का। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए टू एलिमिनेट द मैनुअल एरर। जो मैनुअल एरर हो रही थी, हमने चार्जबैक रिक्वेस्ट रेज कर दी, हमको पता ही नहीं था, सामने वाले बैंक ने रिफंड रिक्वेस्ट ऑलरेडी इनिशिएट कर रखी है, और टाइम को रिड्यूस करना ये हमारा पर्पस था। आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है, आरबीआई डीपीआई बोलते हैं जिसको हम, उसका बेस पीरियड क्या है? व्हाट इज द बेस ईयर फॉर सच एन इंडेक्स? अभी अभी हमने जो एक सर्कुलर देखा था, राइट, जहां पे नोटिफिकेशन देखा था, नॉट सर्कुलर, वहां पे हमने करंट डीपीआई के बारे में डिस्कस किया था, रीजंस के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ बेस ईयर भी लिखा होता, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसका बेस ईयर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? इसका बेस ईयर यहाँ पे हो जाएगा मार्च 2018। ओके, मार्च 2018 यहाँ पे इसका बेस था इंडेक्स का। व्हाट इज द आरबीआई's डीपीआई इंडेक्स वैल्यू फॉर सितंबर 2024? देखो लास्ट वैल्यू सितंबर 2024 की अवेलेबल है। जब तक आपका एग्जाम आएगा, अगर ये रिलीज हो जाती है, राइट, तो डेफिनेटली आपको मार्च 2025 की डीपीआई वैल्यू पढ़नी होगी। सही है, मार्च 2025 की डीपीआई वैल्यू फिर हमको पढ़नी होगी। अभी के लिए तो आप सितंबर की बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से। तो यहाँ पे सितंबर की डीपीआई वैल्यू कितनी थी? 465.33 उसकी डीपीआई वैल्यू थी। क्या सर हमको सब याद करनी है? नहीं करनी यार, लेटेस्ट वाली जो है वो अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है। प्लस क्या वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? तो यहाँ पे इंक्रीज हुई थी मार्च 2024 मंथ के कंपैरिजन में। प्लस उसका रीजन क्या था इंक्रीज होने का? व्हाट वर द ड्राइवर्स बिहाइंड द नंबर्स, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द इंक्रीज इन द आरबीआई डीपीआई इंडेक्स? उसका रीजन क्या था जिसकी वजह से आरबीआई डीपीआई इंक्रीज हो गया था मार्च वाले डेटा के कंपैरिजन में जो सितंबर 2024 वाला इंक्रीज हो गया था, उसका इंक्रीज ड्रिवन किस वजह से है? तो दैट इज ऑप्शन सी, ग्रोथ इन द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। ये करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, मैं नहीं देने वाला। हाउ फ्रीक्वेंटली डज द आरबीआई पब्लिश द पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट? आरबीआई कितनी बार पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट निकालती है? क्या फ्रीक्वेंसी है? क्या मंथली होता है? क्या क्वार्टरली होता है? बाय एनुअली, हाफ ईयरली, एनुअली? क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अच्छा, ई ऑप्शन को मैं चेंज कर रहा हूं, ई ऑप्शन को मैं कर देता हूं यहां पे नन ऑफ द अबव। ओके, अब बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ओके गाइस, सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।